हमारा नीट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी बुक डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास जो सामग्री है वो हमें सीधे फूलों की दुनिया के एक बेहद दिलचस्प और गुप्त पहलू में ले जाती है। बिल्कुल। ये सिर्फ पंखुड़ियों और खुशबू के बारे में नहीं है। नहीं, ये उस कहानी के बारे में है जो परागण यानी पॉलिनेशन के बाद शुरू होती है। एक फूल कैसे बीज और फल बनाने के अपने मिशन पर निकलता है। और ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और सुंदर प्रक्रिया है। मतलब बाहर से देखने पर शायद हमें कुछ नजर ना आए, लेकिन फूल के अंदर आणविक स्तर पर एक पूरा ड्रामा चल रहा होता है। और आज हमारा मकसद उसी ड्रामे को समझना है। हम देखेंगे कि फूलों वाले पौधे कैसे एक 2-for-1 डील करते हैं, जिसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हाँ, और वे अपने बच्चे के लिए एक स्मार्ट लंच बॉक्स कैसे तैयार करते हैं। और प्रकृति के कुछ अजीबो-गरीब नियम तोड़ने वालों से भी मिलेंगे, जैसे बिना निषेचन के फल और एक बीज के अंदर कई कई बच्चे। तो चलिए इस प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत होती है उस पल से जब पराग नली यानी पॉलन ट्यूब भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक तक अपना लंबा सफर पूरा कर लेती है। इसे आप एक तरह का डिलीवरी एजेंट समझ सकते हैं। हाँ, जो 2 बहुत जरूरी पैकेट लेकर आया है। 2 पैकेट। मुझे लगा था कि निषेचन के लिए बस एक ही नर युग्मक मतलब मेल गैमेट की जरूरत होती है। ज्यादातर पौधों और जानवरों में ऐसा ही होता है, लेकिन फूलों वाले पौधे यानी एंजियोस्पर्म्स वो कुछ अलग करते हैं। अच्छा। यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। पॉलन ट्यूब भ्रूणकोश में 2 नर युग्मक छोड़ती है। तो पहला नर युग्मक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, जो है अंड कोशिका यानी अ फीमेल एग सेल। ठीक है, तो पहला मेहमान अपनी मंजिल पर पहुंच गया। एक मेल गैमीट और एक एग सेल का फ्यूजन। इससे बनता होगा युग्मनज या जाइगोट, जो कि असल में एक नन्हा बेबी प्लांट है। एकदम सही। इस प्रक्रिया को सिनगैमी कहते हैं। और इससे जो जाइगोट बनता है वो द्विगुणित या डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब उसमें माता और पिता दोनों के क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है। बिल्कुल, ये भविष्य के पौधे की नींव है। लेकिन डिलीवरी बॉय के पास तो 2 पैकेट थे। दूसरे पैकेट का क्या होता है? वो किसके लिए है? वो खाली हाथ तो नहीं लौटता होगा? नहीं, उसका काम शायद और भी ज्यादा जरूरी है, कम से कम शुरुआत में तो जरूर। दूसरा नर युग्मक भ्रूणकोश के केंद्र में मौजूद 2 और नाभिकों, जिन्हें ध्रुवीय नाभिक या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, उनके साथ फ्यूज हो जाता है। और एक मिनट, तो यहाँ एक साथ 3 न्यूक्लियस मिल रहे हैं, एक नर युग्मक का और 2 ध्रुवीय नाभिकों के। एकदम सही। और इसीलिए इस प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन। अच्छा। इन 3 नाभिकों के मिलने से एक त्रिगुणित यानी ट्राइप्लॉइड संरचना बनती है, जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पीएन कहते हैं। और यही पीएन उस बेबी प्लांट का लंच बॉक्स यानी उसका भोजन बनेगा। वाह, तो मतलब एक ही समय में भ्रूण का निर्माण और उसके लिए भोजन का निर्माण दोनों शुरू हो जाते हैं। हाँ, और यही दोहरा निषेचन है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पौधा ऊर्जा तभी खर्च करता है जब निषेचन सफल हो गया हो। भ्रूण के लिए भोजन यानी एंडोस्पर्म तभी बनेगा जब भ्रूण खुद बनना सुनिश्चित हो। कोई बर्बादी नहीं। ये तो सिर्फ ऊर्जा बचाने के बारे में नहीं है, ये एक तरह का इंश्योरेंस है। पौधा भ्रूण के लिए महंगा लंच बॉक्स तब तक नहीं बनाता जब तक ये कंफर्म न हो जाए कि मेहमान यानी भ्रूण सच में आ रहा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये प्रकृति की सबसे स्मार्ट जोखिम प्रबंधन रणनीतियों में से एक है। एक फ्यूजन से जिंदगी बनती है, एम्ब्रियो, और दूसरे से उस जिंदगी को चलाने वाला भोजन, एंडोस्पर्म। तो पौधे ने बच्चे के लिए एक शानदार लंच बॉक्स यानी एंडोस्पर्म तैयार करने का फैसला कर लिया है। लेकिन एक बात हैरान करती है, हमारे स्रोत बताते हैं कि एंडोस्पर्म का विकास भ्रूण के विकास से पहले शुरू होता है। मतलब केटरिंग को इतनी प्राथमिकता क्यों? क्योंकि एक नवजात भ्रूण बहुत नाजुक होता है। उसके पास अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती। सही बात है। उसे एक सुनिश्चित और लगातार पोषण की जरूरत होती है। इसलिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जाइगोट के विभाजित होने से पहले ही तेजी से विभाजित होना शुरू कर देता है और पोषक तत्वों से भरपूर एक ऊतक बनाता है। ये भ्रूण के लिए एक तरह का ऑल यू कैन ईट बफे है। हमारे स्रोत में नारियल का एक शानदार उदाहरण दिया गया है। मुझे लगता है ये हम सबके लिए बहुत रिलेटेबल है। हाँ, ये एंडोस्पर्म के विकास को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है। जो नारियल का पानी हम पीते हैं वो असल में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। फ्री न्यूक्लियर? इसमें पीईएन बार बार विभाजित होकर हजारों न्यूक्लियाई बनाता है,
जो एक कॉमन साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं बिना किसी कोशिका भित्ति के। क्या आप कह रही हैं कि नारियल पानी असल में हजारों तैरते हुए न्यूक्लियस हैं? ये तो अगली बार पीते हुए सोचना पड़ेगा। हाँ, तो फिर वो सफेद गिरी क्या है जो हम खाते हैं? वो विकास का अगला चरण है। समय के साथ उन न्यूक्लियाई के चारों ओर कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल्स बन जाती हैं और वो तरल एक ठोस ऊतक में बदल जाता है। इसे सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। तो नारियल में हमें दोनों चरण एक साथ देखने को मिलते हैं। कमाल है। तो क्या हर बीज में ये एंडोस्पर्म वाला लंच बॉक्स हमेशा मौजूद रहता है? नहीं, हमेशा नहीं। और इसी आधार पर बीज दो तरह के होते हैं। अच्छा। पहले है गैर एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस बीज। इनमें भ्रूण इतना भूखा होता है कि विकास के दौरान वो पूरा एंडोस्पर्म खा जाता है। तो ये एक ऐसा पैक्ड लंच है जो सफर के दौरान ही पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो फिर अंकुरन के लिए भोजन कहाँ से आता है? वो भोजन बीज पत्रों यानी कॉटिलेडोन्स में स्टोर कर लिया जाता है। मटर, मूंगफली और सेम के बीज इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। उनके बीज पत्र मोटे और गूदेदार होते हैं क्योंकि उनमें सारा भोजन जमा होता है। अच्छा, और दूसरे तरह के बीज? उन्हें हम एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। इनमें परिपक्व बीज में भी एंडोस्पर्म का कुछ हिस्सा बचा रहता है। मतलब ये अपने लंच बॉक्स में कुछ बचा कर लाते हैं? हाँ, ये बचा हुआ भोजन अंकुरण यानी जर्मिनेशन के समय काम आता है, जब नन्हा पौधा जमीन से बाहर आता है। गेहूं, मक्का और अरंडी इसके क्लासिक उदाहरण हैं। ठीक है, तो लंच बॉक्स तैयार है। अब आते हैं मुख्य किरदार पर, भ्रूण पर। ये सब कुछ एक कोशिका, एक जाइगोट से शुरू होता है। ये एक कोशिका से एक जटिल बेबी प्लांट में कैसे बदलता है जिसमें भविष्य का तना और जड़ी? इस प्रक्रिया को भ्रूणाद्भव या एम्ब्रॉयजेनी कहते हैं। जाइगोट पूरा इंतजार करता है जब तक कि एंडोस्पर्म के कुछ सप्लाई तैयार ना हो जाए। फिर वो विभाजित होना शुरू करता है। और ये बेतरतीब नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। पहले ये एक प्रो एम्ब्रियो बनाता है, फिर ये गोलाकार आकार लेता है, फिर धीरे धीरे हृदय के आकार का हो जाता है और अंत में एक परिपक्व भ्रूण बनता है। तो एक पके हुए बीज के अंदर असल में क्या क्या होता है? अगर मुझे खोल के देखें तो हमें क्या मिलेगा? आपको मुख्य रूप से 3 चीजें मिलेंगी। सबसे बाहर होता है एक बीज कोट, अ सीड कोट, जो बच्चे पौधे के लिए एक तरह का बॉडी आर्मर है। एक सुरक्षा कवच। बिल्कुल, यह उसे सूखने और बाहरी खतरों से बचाता है। कवच के अंदर होते हैं बीज पत्र या कॉटिलेडन्स, जो भोजन की थैलियों की तरह काम करते हैं। और तीसरा हिस्सा? तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है भ्रूणीय अक्ष, द एम्ब्रियोनल एक्सिस। यही असल में नन्हा पौधा है। इसके एक सिरे पर होता है प्लूम्यूल, जिससे भविष्य का तना और पत्तियां निकलती हैं, और दूसरे सिरे पर होता है रेडिकल, जिससे भविष्य की जड़ बनती है। मतलब एक पूरे पौधे का मिनिएचर ब्लूप्रिंट। बिल्कुल ठीक है, बीज तैयार हैं, एक कवच के अंदर सुरक्षित। लेकिन उसे और भी ज्यादा सुरक्षा चाहिए। वो एक घर के अंदर होता है जिसे हम फल कहते हैं। तो अंडाशय या ओवरी का क्या होता है जहां ये सब कुछ हो रहा था? यह एक समानांतर प्रक्रिया है। जैसे जैसे बीजांड या ओव्यूल बीज में बदलता है, वैसे वैसे पूरा अंडाशय यानी ओवरी फल में बदल जाता है। अच्छा, दोनों साथ साथ? हाँ, अंडाशय की दीवार ही फल की दीवार बन जाती है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। ये पेरिकार्प या तो आम की तरह गूदेदार और रसीला हो सकता है, या फिर सरसों और मूंगफली की तरह सूखा हो सकता है। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, अंडाशय से फल बनता है, लेकिन हमारे स्रोत में आभासी फलों यानी फॉल्स फ्रूट्स का भी जिक्र है। एक मिनट, ये तो अजीब है। मतलब एक फल झूठा कैसे हो सकता है? ये वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि फल बनाने में फूल का कौन सा हिस्सा योगदान दे रहा है। जब फल सिर्फ अंडाशय से विकसित होता है तो उसे सच्चा फल या ट्रू फ्रूट कहते हैं। ज्यादातर फल इसी श्रेणी में आते हैं। और ये झूठे फल? जब फल के निर्माण में पुष्पासन यानी थैलेमस जैसे अन्य पुष्पीय भाग भी हिस्सा लेते हैं तो उसे आभासी फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो जब मैं सेब खा रहा हूं तो मैं टेक्निकली फल नहीं खा रहा, तो फिर असली फल कहाँ है? वो बीज का हिस्सा जिसे हम फेंक देते हैं। एकदम सही पकड़ा। सेब और स्ट्रॉबेरी जैसे फलों में जो गूदे वाला हिस्सा हम खाते हैं वो असल में फूला हुआ पुष्पासन है, जबकि असली फल उसके केंद्र में होता है। ये तो कमाल की जानकारी है। मतलब मैं सालों से सेब का झूठा हिस्सा खा रहा हूं। अच्छा, इसी तरह स्रोत में एक और दिलचस्प प्रकार का जिक्र है, पार्थेनोकार्पिक फल।
हाँ, ये वे फल हैं जो बिना निषेचन के ही विकसित हो जाते हैं। बिना निषेचन के? जी। और चूंकि निषेचन हुआ ही नहीं, इसलिए इनमें बीज नहीं बनते। केला इसका सबसे आम उदाहरण है। अच्छा, तभी केले में बीज नहीं होते? बिल्कुल, प्रकृति में ये स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन आजकल इसे ग्रोथ हार्मोन्स का उपयोग करके कृत्रिम रूप से भी प्रेरित किया जाता है ताकि हमें बीज रहित फल मिल सके। तो केला बिना किसी रोमांस के फल बना लेता है। उपभोक्ताओं के तौर पर तो हमें ये पसंद भी है। बिल्कुल, ये प्रकृति के अनुकूलन का एक और उदाहरण है। अब बीजों पर वापस आते हैं। इनकी जीवन शक्ति, यानी कितने समय तक वे जिंदा रह सकते हैं, ये अविश्वसनीय हो सकती है। स्रोत में कुछ हैरान करने वाले उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, ये वाकई अद्भुत है। ये बीज की निष्क्रियता या डोमिनेंसी की शक्ति को दिखाता है। एक तरह से ये प्रकृति का अल्टीमेट पॉज बटन है। पॉज बटन? हाँ, वो अपनी मेटाबॉलिक गतिविधियों को बहुत धीमा कर लेता है और सही परिस्थितियों का इंतजार करता है। आर्कटिक टुंड्रा में खुदाई से मिला एक लूपिन का बीज 10,000 साल की गहरी नींद के बाद अंकुरित हुआ। 10,000 साल? That's older than the pyramids. बिल्कुल। तो एक बीज असल में एक बायोलॉजिकल टाइम कैप्सूल है जो बस सही समय का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, और ये अकेला उदाहरण नहीं है। राजा हेरोद के महल के पास पुरातात्विक खुदाई के दौरान खजूर का एक 2000 साल पुराना बीज मिला और वो भी सफलतापूर्वक अंकुरित हो गया। ये प्रकृति के टाइम कैप्सूल की तरह है। तो अब तक हमने नियमों की बात की, अब बात करते हैं उन पौधों की जो नियम तोड़ते हैं। स्रोत में एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी का उल्लेख है। ये शब्द थोड़े भारी हैं, इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। ये बहुत आकर्षक विषय हैं। पहले एपोमिक्सिस की बात करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि यह अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जो लैंगिक प्रजनन की नकल करता है। नकल करता है? इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये कोई धोखा है? एक तरह से हाँ। पौधा बीज तो बनाता है जो आमतौर पर लैंगिक प्रजनन का नतीजा होता है, लेकिन यह बीज बिना निषेचन के बनता है। अच्छा, कैसे? इसमें अंड कोशिका बिना निषेचन के सीधे भ्रूण में विकसित हो जाती है। तो जो बीज बनता है वो आनुवांशिक रूप से पूरी तरह से अपनी माँ के पौधे जैसा ही होता है। इट्स बेसिकली नेचर्स वे ऑफ क्लोनिंग बट यूजिंग अ सीड। वाह, मतलब बीज के जरिए फोटोकॉपी बनाना। अगर बीज माँ के पौधे का क्लोन है तो इसका मतलब है कि उसके सारे अच्छे गुण अगली पीढ़ी में बिना किसी बदलाव के चले जाएंगे। ये तो खेती के लिए, खासकर हाइब्रिड बीजों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। हाइब्रिड बीजों की समस्या ये है कि अगर आप उनकी फसल से बीज लेकर अगले साल बोएंगे तो उनके गुण बिखर जाते हैं। किसानों को हर साल महंगे हाइब्रिड बीज खरीदने पड़ते हैं। सही बात है। लेकिन अगर हाइब्रिड पौधों में एपोमिक्सिस को डाल दिया जाए तो वे ऐसे बीज बनाएंगे जो क्लोन होंगे और किसान उन्हीं बीजों का इस्तेमाल साल दर साल कर सकेंगे। ये कृषि में एक क्रांति ला सकता है। और दूसरा अपवाद था पॉलीएम्ब्रियोनी। ये तो सुनने में ही एक से ज्यादा जैसा लग रहा है। सही समझे। पॉली मतलब कई और एम्ब्रियोनी मतलब भ्रूण। इसका सीधा सा मतलब है एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों का होना। ये अक्सर खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा और आम के कुछ किस्मों में देखा जाता है। एक बीज में एक से ज्यादा पौधे, प्रकृति के जुड़वां पत्ते या तिड़वां, ऐसा कैसे होता है? इसमें भ्रूण कोश के आसपास की कुछ कोशिकाएं भी विभाजित होकर भ्रूण बनाने लगती हैं। तो एक बीज के अंदर एक सामान्य लैंगिक प्रजनन से बना भ्रूण होता है और साथ में कई क्लोन भ्रूण भी हो सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझ सकते हैं? इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक फूल से बीज तक का सफर एक अविश्वसनीय रूप से सटीक और कुशल इंजीनियरिंग का नमूना है। ये जीवित रहने की रणनीतियों से भरी है, दोहरे निषेचन की बीमा पॉलिसी से लेकर बीज के सुरक्षा कवच और उसके अंदर पैक किए गए भोजन तक। हर कदम ये सुनिश्चित करने के लिए है कि अगली पीढ़ी सुरक्षित रूप से पैदा हो और स्थापित हो सके। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक मानक प्रक्रिया नहीं है, ये विविधता और चतुर अनुकूलन से भी भरी है। जैसा हमने देखा, आभासी फल, बिना निषेचन के बनने वाले बीज रहित फल, और यहाँ तक कि ऐसे बीज जो मूल पौधे के सटीक क्लोन हैं। विश्वसनीय विकासवादी इंजीनियरिंग को दर्शाता है। ये दिखाता है कि जीवन को बनाए रखने और फैलाने के लिए कितने अलग-अलग और रचनात्मक तरीके मौजूद हैं। और यहाँ पर हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि कैसे एपोमिक्सिस हाइब्रिड बीज बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें हर साल खरीदने की जरूरत नहीं होगी। कृषि और खाद्य सुरक्षा में वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जरा सोचिए,
अगर इस प्राकृतिक क्लोनिंग प्रक्रिया को चावल और गेहूं जैसी हमारी प्रमुख खाद्य फसलों के लिए मजबूती से इस्तेमाल किया जा सके तो इसका बड़े पैमाने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? यह दुनिया भर के छोटे किसानों को कैसे सशक्त बना सकता है और हमारी बढ़ती आबादी का पेट भरने में कैसे मदद कर सकता है? अगर आपको ये डिस्कस अच्छा लगा हो तो प्लीज परानीट चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू फॉर